आज हमारे साथ दुनिया के जाने माने स्ट्रेटजिक अफेयर एनालिस्ट RSN सिंह हैं। सिंह साहब, आपका पब्लिक 24x7 पर स्वागत है। आज हम इस्लामिक स्टेट से भारत पर बढ़ते खतरे के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े तमाम मुद्दों के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले 6 महीने में 2 दंगे हुए, एक दिल्ली में और दूसरा बेंगलुरु में। इन दोनों में इस्लामिक स्टेट की विचारधारा की झलक मिली। तो सिंह साहब, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ISIS के बढ़ते पद चिन्ह देश भर में देखे जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया है। इस मुद्दे को लेकर मैं और आप ही नहीं, शायद देश भी परेशान है, खास करके इन बंगलुरु के दंगों के बाद। और मैंने कई टीवी चैनल्स पे ये बताया कि ये फेसबुक और मोहम्मद साहब तो एक बहाना था, स्वतंत्रता दिवस निशाना था। तो आपने देखा होगा कि हर 15 अगस्त के आसपास में ये कुछ न कुछ ये PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और तमाम जिहादी संगठनें जो है कुछ न कुछ ये करती थी। आपको याद होगा कि एक बार 13 अगस्त का समय था, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, तो रोहिंग्यास को लेके जो वहाँ से जो कोकराझार से जो वायलेंस मुंबई पहुँचा, मुंबई से पुणे, हैदराबाद और फिर ये आपका बेंगलुरु, तो हमारे 30,000 नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वहाँ से पलायन करने पे मजबूर किया गया। तो वो सारा SMS के ज़रिए हुआ था, मैंने ये कहा था। और तो SMS में इनकी महारत हासिल है। जब SMS में महारत हासिल है तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर भी इनकी महारत हासिल है। और सोशल मीडिया से कुछ उलटफेर कर देना, उसको इस्तेमाल करना दंगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए। क्योंकि आप इनसे सोचो कि सोशल मीडिया को तो सबसे पहले इन्होंने एक जिहादी टूल बनाया। जितनी इंडोक्ट्रिनेशन होती है, भाई केरला में बैठा हुआ आदमी या बेंगलुरु में बैठा हुआ आदमी अगर सीरिया से, इस्लामिक स्टेट से, अफगानिस्तान से वो इंडोक्ट्रिनेट हो रहा है, तो वो सारा वो ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन है। वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, वो इंटरनेट के जरिए हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर ये ग्लोबल जिहाद में कोई चीज़ काम आ रहा है तो वो ये आपका सोशल मीडिया है। लेकिन आपने सवाल आपका जो था कि ये बढ़ते पद चिन्ह का, यानी कि फुटप्रिंट्स, तो इस मामले में देखिए कि ये दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक आप देखें तो एक अब्दुल रहमान आदमी का पकड़ा जाना बेंगलुरु में NIA के द्वारा अभी हाल में। अब्दुल रहमान एक यंग आदमी था, युवा है, पेशे से वो डॉक्टर है, चिकित्सक है, आई स्पेशलिस्ट। अब इस आदमी की आप पृष्ठभूमि में चले जाएं, यह व्यक्ति MBBS की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 2014 में इसने MBBS खत्म किया था, पास किया था, और उसके तुरंत बाद ये सीरिया चला गया था और वहाँ के अस्पताल में ये इस्लामिक स्टेट का जो अस्पताल था उसमें ये अपनी सेवाएं दे रहा था। उसके बाद ये आने के बाद फिर इसने स्पेशलिस्ट कोर्स किया ऑप्थल्मोलॉजी में, मतलब आँखों का डॉक्टर बना, और अभी फ़िलहाल 2020 में उसने ये एग्ज़ाम पास किया। और फिर ये इस्लामिक स्टेट से जुड़ी गतिविधियों के कारण ये NIA के द्वारा इसको पकड़ा गया। अब बात ये है कि आप देखिए
कि मैं 6 साल के आपका एक वक्फे की बात कर रहा हूँ। 6 साल में इस आदमी ने MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन किया, लेकिन उसके जो रेडिकलाइजेशन का जो उसका स्तर था उसमें कोई कमी नहीं आई। तो अब हम लोग सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये कौन सी बात है, ये कौन सी विचारधारा है जो इतना किसी को कट्टरपंथी बना सकती है, इतना खूंखार बना सकती है और इस तरह की सोच पैदा कर सकती है। इसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा। तो पद चिन्ह की जब आपने बात की तो ये एक सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, अगर आप सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अगर आप कंसीडर करें तो एक महिला है सादिया अनवर शेख। ये कहाँ की रहने वाली है? अभी मैं कर्नाटका की बात कर रहा था, अब्दुल रहमान की। सादिया अनवर शेख एक यंग महिला, ये पुणे की रहने वाली है। बहुत अच्छी छात्रा, बहुत अव्वल दर्जे की छात्रा। 90% इसके नंबर आए थे क्लास 10 में। और ये एक सिद्दीकी नाम के आदमी से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई। और ये जो सिराजुद्दीन, ये मोहम्मद सिराजुद्दीन जो इसको इन्फ्लुएंस किया जिसने, वो भी इसमें ऑयल इंडिया में मैनेजर था। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये कहना कि जो पहले ये कहा, कई साल हमने इसमें निकाल दिए कि बेरोजगारी के कारण है, शिक्षा का अभाव है, इसलिए लोग ये जिहादी रास्ते में जा रहे हैं, ये मैं उस थियोरी को मैं बस्ट करना चाहता हूं। तो ये जो सादिया जो थी, आप समझिए कि वो इतनी मोटिवेटेड हो गई कि वो सीधे, ये कोई 2018 की बात है, वो वहां चली गई, ये श्रीनगर, रिपब्लिक डे के दिन, 26 जनवरी के दिन वो कुछ फिदाइन हमले करना चाहते। शी वांटेड टू बी ए सुइसाइड बॉम्बर। वहां से इसको वापस किया, उन लोगों ने अरेस्ट किया और इसके पेरेंट्स के पास किया। उसके बाद पुणे ATS के द्वारा रेडिकलाइजेशन कोर्स चलाए जा रहे थे। इसने डी रेडिकलाइजेशन कोर्स चला रहे थे। इसने 2 बार डी रेडिकलाइजेशन का कोर्स किया, लेकिन ये 2 बार डी रेडिकलाइजेशन कोर्स करने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने जिहादी रास्ते नहीं छोड़े और वो फिर अभी NIA के द्वारा पकड़ी गई। तो फिर आप देखिए कि रेडिकलाइजेशन का क्या स्तर है और एक कैसे हो रहा है। अब आप आ जाएं कि ये अब्दुल रहमान और सादिया, मैंने ये केरला से, पूना से, केरला से, पूना से। अब आप आ जाएं ये दिल्ली में, इनके दोनों के ताल्लुकात एक जहां जैब वानी और उसकी पत्नी हिना बेग, उन दोनों के साथ था। जहन जैब वानी ये कश्मीर का रहने वाला है और उसकी पत्नी भी वहीं की रहने वाली है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये लोग यहाँ पे, लॉकडाउन शुरू होने के पहले, मैं कश्मीर में लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, ये कोरोना वाली लॉकडाउन की नहीं। जब कश्मीर में लॉकडाउन हुआ तो ये यहाँ पे कश्मीर से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इन्होंने जामिया के पास एक मकान लिया, एक कोई फ्लैट लिया और ये कपल वहां रह रहा था। इनके भी जो लिंक्स थे वो इस्लामिक स्टेट से थे। और मैंने कहा कि ये जो अब्दुल रहमान है और सादिया है, इन दोनों के लिंक्स जैन ज़ैब वानी और उसकी पत्नी से थे। और ये जो कश्मीरी जो कपल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
ज़ैनज़ेब और हिना की, ये लोग एंटी CAA प्रोटेस्ट में सक्रिय थे। ये लोग अब इनके भी इस्लामिक स्टेट से लिंक्स हैं। तो आप सोचिए कि और ये बता दूं आपको कि ज़ैनज़ेब एक वो भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी, उसने बीटेक कर रखा है, उसने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और बड़ी एक अच्छी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहा है। और उसकी पत्नी जो है हिना बेग, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में उसने कोई बड़ी डिग्री हासिल की हुई है। तो आप देखिए कि इसमें तो सब पढ़े लिखे हैं। मैंने आपको रहमान के बारे में बताया, डॉक्टर सादिया भी डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनते बनते पता नहीं उसने कौन सा रास्ता ले लिया। वो भी पढ़ी लिखी है, बहुत अव्वल दर्जे की छात्र थी। सिराजुद्दीन, मैंने कहा ऑयल इंडिया में वो मैनेजर था। और ये ज़ैनज़ेब, इसकी बात कर वानी की। अब आप देखिए कि ये जब फुटप्रिंट्स की आप बात कर रहे हैं, तो अभी एक यूसुफ खान नाम का आदमी धौला कुआं में मिला, पकड़ा गया। इसी दौरान आपने देखा होगा कि बांदीपोरा में एक इस्लामिक स्टेट का मॉड्यूल बस्ट किया गया, है ना। तो इस्लामिक वो मॉड्यूल में कोई पांच लोग थे। ये जितना जो आप फुटप्रिंट्स देख रहे हैं, इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत 2012-2013 के आसपास शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि उस समय कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के झंडे, फ्लैग होस्ट होते थे, वो नकाबपोश लोग करते थे फ्राइडे प्रेयर्स के बाद। और जितने दंगे और ऐसी चीजें होते वो फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ही होती है। इसका मतलब ये था कि कोई उसके आगमन का, वो जो झंडे फहराने की जो कार्रवाई होती थी फ्राइडे प्रेयर्स के बाद, वो एक तरह की घोषणा थी कि अब इस्लामिक स्टेट का आगमन हो गया है यहाँ पे। और जितने ये छोटे छोटे जो जिहादी तंजीमें हैं, अलग अलग जिहादी तंजीमें हैं, सब इस मुख्यधारा में जुड़ जाएं इसमें। तो ये इस्लामिक स्टेट का जो पद चिन्ह अगर आप देखें तो वहां से ये शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इतने ये डीरेडिकलाइजेशन के बाद ये क्यों इस तरह से जो फुटप्रिंट्स हैं बढ़ रहे हैं। आपको ये भी सोचना होगा कि जो मैंने अब्दुल रहमान के बारे में कहा कि क्या ऐसा जादू है इस ग्लोबल जिहाद के विचारधारा में कि लोग, सादिया जैसी लड़की भी वो अपना दो बार रास्ता नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो ये सब सोचने की बातें हैं। और ये पदचिन्ह बढ़ ही रहे। और एक इस्लामिक स्टेट है, वो एक नई रियलिटी है हिंदुस्तान में। अब आपको ज़्यादा जो खबरें आएंगी वो इस्लामिक स्टेट के बारे में ही आएंगी, जितनी जिहादी गतिविधियों के बारे में जितनी खबरें हैं। क्योंकि मेरी अपनी ये एनालिसिस है, मैंने ये विश्लेषण किया है कि आप देख रहे हैं कि ये तरह तरह के नाम, अब जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट वगैरह, लश्कर तोयबा वगैरह ने वो किया है। कुछ जो पहले कुछ जिहादी ग्रुप्स थे जो जिनका फोकस ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ था, वो उन्होंने अपना फोकस हटा के अफगानिस्तान पे कर लिया है। तो इस ISI के लिए ये इस्लामिक स्टेट एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि उसमें डिनाएबिलिटी है।
वो तो कहेंगे हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इस्लामिक स्टेट तो कहाँ सीरिया में पैदा हुआ, अफगानिस्तान है, हमको क्या है इसमें। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में, जैसे नंगरहार प्रोविंस वगैरह में, जो इस्लामिक स्टेट का जो नियंत्रण है वो आईएसआई के हाथ में है, और जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसका भी जो नियंत्रण है वो इस्लामिक स्टेट के हाथ में है। तो आपने सही फरमाया कि ये पद चिन्ह, जो फुटप्रिंट्स जो हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक तरह से ये इनके बढ़ते फुटप्रिंट्स का ही नतीजा है कि ये दिल्ली में और बेंगलुरु में ये दंगे हुए। इस्लाम का भारतीयकरण के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, और जब कुछ लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, मुझे लगता है तब तक जो पानी जो है देर हो चुकी, काफी जी सर के ऊपर से निकल चुकी है। सिंह साहब, परंतु एक सवाल हम सबको परेशान करता है, आखिर शिक्षित लोग क्यों इस्लामिक स्टेट में शामिल हो रहे हैं? सारी दुनिया इस प्रश्न से परेशान है, और मैंने इस पर मैंने बड़ा गहरा, यूं कहिए कि मैंने बड़ी गहराई से इस पे सोचने की कोशिश की। और मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, शिक्षा और विद्या में बहुत फर्क होता है। अब आप अब्दुल रहमान का उदाहरण ले लीजिए, एक आदमी जिसको उसके वतन भारत ने तमाम सुविधाएं दी, भारत की शिक्षा पद्धति ने उसको एक डॉक्टर बनाया, उसकी सारी शिक्षा सरकारी कोटे से ही हुई है, तो भारत की शिक्षा पद्धति ने उसको एक डॉक्टर बनाया। एक चिकित्सक का क्या काम होता है? एक चिकित्सक का काम होता है मानवता का, जो बीमार लोग हैं उनका उपचार, मानवता का उपचार, शारीरिक उपचार। लेकिन भारत ने इसको गोद में पाला, शिक्षा दी, लेकिन वो भारत के बारे में उसकी सोच नहीं थी। उसकी सोच थी सीरिया, इस्लामिक स्टेट के बारे में। यहां से इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो इस्लामिक स्टेट में वहां जिहादियों की सेवा में लग गया। एक डॉक्टर बनाने में आपको मालूम है कि भारत सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, और वो पैसा सरकार इसलिए हमारे और आपके टैक्स से वो इसलिए करती है कि ये जो हमारे चिकित्सक हैं, पढ़ने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद ये समाज की सेवा करेंगे या देश की सेवा करेंगे। लेकिन इस आदमी का आप देख लीजिए, शिक्षित है, लेकिन उसने एक चिकित्सा जैसे नोबल प्रोफेशन को भी उसने उसको एक जिहादी टूल बना दिया। ये मैं एक नौजवान युवक के बारे में बात कर रहा हूं। अब सादिया अनवर शेख, वो तो एक युवती है, वो भी एक नौजवान युवती है। तो आखिर ये इसको क्या कहें इन लोगों को? सादिया भी मैंने कहा पढ़ने में बहुत अव्वल थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, जिहादी रास्ते पे चली गई। तो इसको अगर हम यूं कहें कि शिक्षा से पूर्ण हो सकता है, आप शिक्षा से पूर्ण हो, लेकिन विद्या से आप मुफलिस हो। और फिर मैं ये समझता हूं कि ये धर्म जो है वो आपको विद्या देता है।
मजहब जो है वो आपको महज शिक्षा दे सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विद्या, ये शिक्षा तो स्कूल में, कॉलेजों में, मदरसों में दी जाती है, लेकिन असली विद्या आपको अपने परिवार के अंदर, आपको समाज के अंदर वो मिलती है। और हम सब स्कूल, हमने सबने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है। आखिर भिन्न भिन्न चरित्र के लोग क्यों होते हैं? अब्दुल रहमान के भी क्लासमेट होंगे, हिंदू क्लासमेट होंगे, क्रिश्चियन क्लासमेट होंगे, उनकी तो ऐसी सोच नहीं है। सादिया की भी क्लासमेट होंगे, लेकिन ये आखिर संस्थाएं तो एक ही है। लेकिन दोनों के विद्या में इतना अंतर क्यों? और उसका एक, आप ये बात माने या न माने, आप चाहे कितने भी कोई नाम वाले, कोई एक जिसको बहुत जानी मानी कोई संस्था हो, आपने वहां शिक्षा प्राप्त की हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विद्या हासिल की है। विद्या, मैंने कहा कि घर में और समाज में प्राप्त होता है। और बुरा ना माने, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई घर इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लामिक का घर, या जो समाज जो कट्टरपंथ हो गया है इस्लाम का, वो किसी विद्या देने के काबिल वो है। आपको उदाहरण के तौर पे, और मैं अब इसका मैं आपको एक थोड़ा सा मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूं। आपको मैंने पहले कभी बताया था एक इसी बातचीत के दौरान कि हमारे जितने इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जो मुसलमान हैं, वो सब गुरु शिष्य परंपरा से ही उभरे हैं। सब सरस्वती को उपासना करते हैं। एक तो मैंने पढ़ा था कि एक बहुत पहले की बात है, किसी मैगजीन में निकला था कि वो पाकिस्तान में गए तो वहाँ एक क्लासिकल म्यूजिशियन के यहाँ गए, तो वो ले गए, उन्होंने पर्दे के पीछे दिखाया कि देखो ये सरस्वती का मैं अभी भी ये मंदिर मैंने रखा हुआ है। कहते बिना सरस्वती के हम गा बजा ही नहीं सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे हिंदू लोग थे, ज्यादातर 90% जो कन्वर्ट हुए थे, जितने हमारे क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। तो उन्होंने ये जब धर्म के अनुसार जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो बड़े म्यूजिशियन बन गए। जिसने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त की वो अबू सलाम बन गया। जिसने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त की वो एपीजे कलाम बन गया। लेकिन ये जो शिक्षा वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि नहीं शिक्षा का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, आपने कोई हुनर सीख ली, उनका ये नजरिया है कि आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो शिक्षा जो कि कैलिफेट के काम ना आ सके, जो कि शरीयत के काम ना आ सके, जो कि उम्मा के काम ना आ सके, जो कि गज़वाए हिंद के काम ना आ सके, जो कि दारुल इस्लाम को ना बना सके, जो ग्लोबल जिहाद के काम ना सके, वो शिक्षा क्या है? और यूरोप से लेकर पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देख लें, जितने ये होस्ट कंट्रीज हैं, जहां पर ये मुसलमान के जो होस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर यही समस्या है कि शिक्षा तो वो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनको विद्या नहीं उनको हासिल हो रही। तो इन्होंने पाकिस्तान में अबू सलाम को इन्होंने कहा कि ये शिक्षित है, लेकिन हमारे किस काम का है, ये तो अहमदिया है। तो उसका उन्होंने तिरस्कार कर दिया। उनको इस बात का गर्व नहीं है कि ये कितना ये विद्या वाला आदमी।
और फिर एपीजे कलाम को भी यहाँ पे अपने ये इस बात को कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि जो हमारी जो ये मुस्लिम समाज, मैंने मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम समाज की मानसिकता उस समय उभर के आ गई थी जब इन्होंने एपीजे कलाम के सेकंड टर्म के लिए अपोज किया था, और जो अपोज नहीं कर रहे थे वो चुपचाप मन से यही मना रहे थे ये आदमी नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आदमी हिंदुस्तानी रंग में रंगा हुआ था, इसलिए क्योंकि उस आदमी ने अपने पूर्वजों को नहीं भूला था, इसलिए कि वो आदमी सभी मजहबों को एक मानता था और पूजनीय मानता था, इसलिए क्योंकि वो आदमी शिक्षा से ऊपर उठ के वो धर्म के स्तर पर पहुंच चुका था। तो ये और ये एपीजे कलाम की मैं जो बात कर रहा हूं उनके कैंडिडेचर की, तो आप छोड़ दीजिए आम मुस्लिम अवाम, जो कट्टरपंथ जो लोग हैं, जो आपके सबसे बड़े यहां पे जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं, मेरे कई मित्र हैं, कई लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, अभी भी ताल्लुकात हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे वो करते हैं, लेकिन उन्होंने भी उनके कैंडिडेचर को वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें वही, अगर आप शिक्षा और विद्या का आप ये करें, तो आज क्या है कि ये मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, या जो घरों में शिक्षा दे रही, इस्लामिक समाज में, इस्लामिक परिवारों में जो शिक्षा दे रही है, और जो शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में दी जा रही है, उनमें ये दोनों का समन्वय जब होता है, जब अच्छा समन्वय होगा, तो वो एक आदमी वो धर्म के रास्ते पे चलने वाला बनेगा। लेकिन वो आज नहीं हो रहा है ये, और इसलिए शिक्षा और विद्या में ये बहुत फर्क होगा। अब आप देखिए साहब कि इस बात से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। शिक्षा आपको एक हुनर सिखा देगी, आप चिकित्सक बन जाएंगे, आप एक इंजीनियर बन जाएंगे, आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। मैंने तमाम नाम लिए आपको कि इनमें सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन धर्म जो है, कोई धार्मिक शिक्षा जो है वो कोई डिग्री से के द्वारा वो संचालित नहीं। विद्या, मतलब विद्या की मैं बात कर रहा हूं, विद्या हर दिन हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा तो हम स्कूल कॉलेजों में हम हासिल करते हैं, विद्या तो हम हर दिन हम हासिल कर रहे हैं अपने वातावरण से कर। तो विद्या का मकसद है एनवायरनमेंट। विद्या का मकसद है कि आपका प्रकृति से आपका क्या लगाव है, ये ब्रह्मांड को आप किस तरह देखते हैं, इस मानवता को आप किस प्रकार से देखते हैं। तो विद्या आपको वासुदेव कुटुंब बताएगा, लेकिन जो शिक्षा जो होगी, शिक्षा, और वो भी मजहबी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मजहबी शिक्षा, वो आपको सिर्फ वो इतना मतलब एक दृष्टिकोण देगी कि जो शिक्षा मजहब के काम ना आ सके वो किसी काम का नहीं। और इसी में मुझे मैं बाद में इस पर बात करूंगा, एक अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति है जो कि सबसे बड़ा सरगना इस्लामिक स्टेट का केरला का, उसका इंटरव्यू पढ़ लीजिए आप इंडियन एक्सप्रेस में। उसने यही कहा कि ये जितने ये जो एजुकेशन वगैरह है ना, ये सूडो अचीवमेंट्स हैं। उसने ये सब बात साफ कही है। तो शिक्षा और विद्या का फर्क जानना, मतलब लोग जानना शुरू किए। और तभी मुझे कभी कभी लगता है कि भाई अगर आप पूरा इस्लामिक रूल देखें इंडिया में, तो आप ये छोड़ दीजिए, ये बाकी आप बताइए कि
विद्या के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है? यहां पर अगर आप ये देखें तो यहां पर तो ये मस्जिद और मकबरे के अलावा तो कुछ मुसलमानों ने यहां बनाए नहीं। यहां तो उन्होंने कुछ नहीं, तो ये इनको ये था कि जो जो हुनर है, जिसकी शिक्षा है, उसको इस्तेमाल कर लो, फिर उसके हाथ काट दो। ताजमहल बनवा लो, हाथ काट दो उसके, और या नहीं तो वो मकबरे बनवा लो किसी से। बाकी इन्होंने तो कोई और तो कोई योगदान दिया नहीं है। तो इसलिए ये आप जो ये सवाल आपने पूछा, ये शिक्षा कि ये शिक्षित लोग क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, और या यूं कहे कि शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनके चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। जब आपका चरित्र का निर्माण हो जाता है तो विद्या हासिल होती, उसको विद्या कहते हैं। और शिक्षा प्लस विवेक, समझ रहे हैं, लिटरेसी प्लस विजडम इज इक्वल टू विद्या। इसका अभाव है, इसकी मुफलिसी है। पूर्ण रूप से शिक्षित लेकिन विद्या से मुफलिस। आज इस्लामिक समाज में यही हो रहा है। सिंह साहब, आपने कहा कि इस्लामिक समाज में शिक्षा हो सकती है लेकिन विद्या का अभाव है। आपने अबू सलाम का उदाहरण दिया जो एक अहमदिया थे। क्या ये विद्या की ही कमी है कि पाकिस्तान में या कट्टरपंथियों ने ये कि इस्लामिक सोच में अहमदिया को गैर इस्लामी बना दिया है? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि देखिए, जो विद्या होगी, जो असली में विद्या होगी, वो मानवता की बात करेगी, वो वासुदेव कुटुंब की बात करेगी, वो उस ब्रह्मांड की बात करेगी, वो प्रकृति की बात करेगी, वो विज्ञान की बात करेगी, वो कला की बात करेगी। आपने अबू सलाम का उदाहरण दिया, लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि क्रिश्चियनिटी में भी जब तक ये केवल उसमें स्प्लिट नहीं हुआ था, प्रोटेस्टेंट जब तक अलग नहीं हुए थे, तो वो जिस तरह की आप ये कट्टरपंथी देख रहे हैं इस्लाम में, उस समय भी वहां भी यही कट्टरपंथी थी। आपको मालूम है कि विच हंटिंग, ये इसके बारे में भी थोड़ा लोग जान लें कि हमारे यहाँ तो सती कुछ कुछ होती थी, वो भी कोई बहुत रैम्पेंट नहीं था हमारे यहाँ सती, लेकिन वहाँ तो हर दूसरे महिला को विच हंटिंग के नाम पे उनको मार दिया जाता था उसी दौरान 17वीं और 18वीं शताब्दी में। तो वो सब वो कहते थे कि बाइबल के अलावा तो कोई शिक्षा की जरूरत है नहीं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जब प्रोटेस्टेंट आए, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने ये कैथोलिक चर्च के मतलब ये दुष्प्रभाव के कारण, तब आप देखिए फिर धर्म का कुछ विकास होना शुरू हुआ, और फिर बहुत बड़े मतलब बौद्धिक जिंदगी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसमें एक बहुत बड़ा उसमें एक उछाल आया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो आपने उदाहरण दिया अबू सलाम के बारे में, अबू सलाम आपने सही फरमाया, वो एक अहमदिया थे। पाकिस्तान में उनकी तालीम हुई थी, और उनकी आप शिक्षा, अगर आप पूरी उनकी ट्राजेक्टरी देखें शिक्षा में, वो बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने पढ़ा था पाकिस्तान में। और अहमदिया थे, उनकी थोड़ी इक्लेक्टिक सोच थी, मतलब मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अहमदिया लोगों की सोच बिल्कुल इक्लेक्टिक है या वो बाकी मजहबों को भी उतना ही, लेकिन उनकी सोच थोड़ी बेहतर। और इसलिए कि कोई भी सेक्ट या मजहबी गुट अगर ये कहे कि पैगंबर पैदा होते रहते हैं, मसीहा यहाँ पर आते रहते हैं, हमारा हिंदू दर्शन जो है यही कहता है कि समय समय पर
इस धरती पे मसीहा आते रहते हैं, पैगंबर आते रहते हैं, इनका ये सिलसिला जारी रहता है। कोई अगर वो कहे कि मैं आखिरी हूँ और मेरे बिना कुछ ये कुछ भी नहीं है, तो फिर तो एक तरह से कि पूरी मानवता तो वहीं पे फ्रीज कर जाएगी ना, मानवता ठप हो जाएगी। ये तो बहती धारा है, ये तो बहती धारा है। तो इसमें अबू सलाम का आप देखिए, वो एक अहमदिया थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ज़्यादा उसके बाद अपनी जो एडल्ट लाइफ है वो ज़्यादा उन्होंने या जो उच्च शिक्षा उन्होंने जो प्राप्त की वो इंग्लैंड में प्राप्त की उन्होंने, उनको नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज मिलने के बाद ये तमाम मूल्य और ये जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं इस्लाम में, इनको कहा कि इस आदमी को आप फेलिसिटेट मत करो, इनका अभिनंदन मत करो, ये तो इस्लाम से बाहर का है, इसको पाकिस्तानी कैसे मान रहे हो? पाकिस्तान तो एक लैंड ऑफ प्योर मुस्लिम्स की जगह है। और आपको मैंने पहले भी एक आपको ये याद दिलाता हूं कि पहले इंडिया में उनका फेलिसिटेशन हुआ था और तब पाकिस्तान में हुआ था। अब बड़ी मुश्किल से एक उन्होंने कोई डिपार्टमेंट खोला है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट उनके नाम से, तो उन्होंने उनको भी इज्जत नहीं उन्होंने बख्शा। अब आप बताइए साहब, मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूं कि अहमदिया का योगदान पाकिस्तान बनाने में, इस बात को बड़े अच्छे से समझ लें। पाकिस्तान का सबसे पहला जो घोषणा की गई थी ऑफिशियली, वो 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग के, उसको मालूम है उसको ड्राफ्ट किसने किया था उस रेजोल्यूशन को? सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान ने उसको ड्राफ्ट किया था। और सर जफरुल्लाह खान एक बहुत ब्रिलियंट आईसीएस ऑफिसर, बहुत ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो अहमदिया थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के ऊपर में पाकिस्तान का पक्ष रखा था और बड़े फोर्सफुली रखा था उन्होंने, जो भी था अपने मुल्क के तरफ से मैं बात कर रहा हूं। उनको आप गालियां देने लगे, उनको आपने कहा कि ये पाकिस्तानी तो है ही नहीं, उसके योगदान को भूल गए। और तो और उस समय जो अहमदिया के जो खलीफा थे, उनका नाम था मिर्जा महमूद अहमद। उन्होंने जब ये 47 में जब ये कश्मीर में ये लड़ाई शुरू हुई है, जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ, तो उन्होंने एक सेना तैयार की अहमदियाज की, उसका नाम था फुरकान फोर्स, एक यूनिट थी। और वो सेना ने लड़ा, उसने जंग में हिस्सा लिया और 2 साल तक वो सेना का अस्तित्व था और उसका पूरा खर्च अहमदियाज ने उठाया। और इनको पैसे की कोई कमी नहीं है, अहमदियाज को कोई पैसे की कमी नहीं है। आप देखें तो दुनिया भर में ये लोग हैं, मतलब 10 लाख तो हिंदुस्तान में, 1 मिलियन एक एस्टिमेट के अनुसार, कोई 6 लाख यहाँ पे हैं आपके पाकिस्तान में, 1 लाख बांग्लादेश में, 4 लाख इंडोनेशिया में, और अफ्रीकन कंट्रीज में भारी मात्रा में, कॉन्गो, चाड, कैमरून, कीनिया, टंजानिया, कहीं पे 6 लाख, कहीं पर 5 लाख, कहीं पे ये टंजानिया में सबसे ज़्यादा है। तो पैसे की कोई इनको अहमदियास की कमी, तो इन्होंने अपने पैसे से एक फोर्स तैयार की। और वो फोर्स जो है वो 47-48 वॉर में, जिसका मैं फुरकान फोर्स में कह रहा हूँ, उन्होंने तैयार किया और उन्होंने जंग
लेकिन उनको भी आपने दुश्मन बना दिया, उनको भी आपने दुश्मन। तो ये कट्टरपंथ जो इस्लाम जो है वो उस सांप के समान है जो कि पता नहीं, वो जो अपने बच्चों को खुद खा जाती है ना। वो उस सांप की तरह है ये। तो हमको कट्टरपंथ इस्लाम से हमसे ज्यादा जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनको डरने की जरूरत है कि वो किस बच्चे को कब खा जाएगी, किसी को नहीं मालूम है। आपको एक और बात बता दूं, मोहम्मद इकबाल भी एक अहमदिया था, आधी से ज्यादा जिंदगी वो एक अहमदिया था। आधी से ज्यादा जिंदगी वो अहमदिया था। बाद में उसने उस पर जब ये अरबाइजेशन का भूत सवार हो गया, और जब तक तो ये सहजराम सप्रू का पोता था, इसके जहन में वो था, तब तक तो ये वो सब की चीजें लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आगे और क्या लिखा वो भी आप जान लेना, ये इस समय उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन वो जब उसने, आपको मालूम है, वो तो पाकिस्तान के स्पिरिचुअल गुरु हैं इकबाल जो है। अब पाकिस्तान के स्पिरिचुअल गुरु का तराना पता नहीं है हिंदुस्तान में किस कमबख्त ने, किस पापी ने इसको आगे बढ़ाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके आगे कभी बताना था ना। तो ये अहमदिया था, और ये बाद में ये एक कट्टरपंथी अरब वाला सुन्नी ये का इसने रूप धारण किया, पाकिस्तान बनवाया उसने। लेकिन इसके मां बाप और भाई लोग वो अहमदिया, दे कंटिन्यू टू बी अहमदियस। और पहले यह अहमदिया का ये बहुत बड़ा सपोर्टर था। तो पहले वो हिंदू धर्म को छोड़ा, इस्लामिक मजहब में आया, इस्लामिक मजहब में पहले अहमदिया था, अहमदिया से तो फिर वो कट्टरपंथी। तो ये जो कट्टरपंथी इस्लाम है ये बहुत जहरीला इस्लाम है। मैं फिर से कहता हूं, ये वो सांप है कि किसको कब उल्टा चलेगा पता ही नहीं, कब निकल जाए। आज आप देखिए साहब, पाकिस्तान बना तो किसने बनाया? जिन्ना साहब, जिन्ना ने शिया का। वही सांप आज शियास को खा रही है, वही सांप अहमदियास को। और हमारे एक मित्र हैं पुष्पेंद्र जी, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत साल काम किया है। वो कहते हैं कि वहां तो खुलेआम गाली देते हैं ये अहमदियास को और शियास को कि तुमने उछल उछल के पाकिस्तान बनाया था, क्या तुमने अपने लिए बनाया था? कहते ये तो हमारे हमसे पूछ के बनवाया था, पंजाबियों से पूछ के बनवाया था, उनसे सिंधियों से पूछ के बनाया, तुमने उछल उछल के बनाया। तो बोला कि क्या तुमको हम यहां की जमींदारी दे दें? और एक बात मैं थोड़ा सा मैं हटके इससे एक बात कहना चाहता हूं आपको कि देखिए, ये है मजहबी, ये है मजहब का रंग, ये है मजहब का रंग। हिंदुस्तान मजहबी नहीं, धार्मिक है। और धर्म का चाहे जो भी हो, ये इन्वेडर्स थे, लेकिन अगर आप देखें, कई बार लोग कहते हैं कि आप इसके बारे में नहीं बोल सकते, कुरान के बारे में नहीं बोल सकते। अरे हम जरूर बोलेंगे कुरान के, क्योंकि हिंदुस्तान का अगर आप पिछले जो मेडिएवल पीरियड आप देख लें, तो उसमें सबसे बड़ा अगर इस्लाम को सींचा गया है तो वो हिंदुस्तान से उगाए हुए पैसे से इस्लाम को सींचा गया है। और वो किस तरह से, आपको मैं बता रहा हूं, कुछ फिगर्स आप देख लीजिएगा। 1576 अकबर का राज था। हालांकि मुगल
कभी उन्होंने अपने आप को कैलिफेट के नीचे नहीं माना, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि ठीक है वो भी बहुत अच्छे मुसलमान हैं। तो सर 6 लाख रुपया 1576 में मक्का को डोनेशन दिया, अकबर रूल में। अकबर रूल में 1577 में फिर वैसे पैसा गया। तो यहां से पैसे जाते रहते थे। अब 6 लाख रुपए के मतलब माने क्या थे उस समय, ये समझ लीजिए। एक घोड़ा गाड़ी वाले को, अगर किसी घोड़ा गाड़ी वाले ने उस समय प्रशासन को अपनी सेवाएं दी तो उसको 3 रुपये महीने मिलते थे, और एक नाई को 8 आने पैसे। तो आप समझिए कि 6 लाख रुपए कितना कितना बड़ा पैसा होता था। और उस समय तो वो अरब की दुनिया में केवल बालू फांक रहे थे, तेल तो निकला नहीं था। तो आप समझिए कि वो कितनी बड़ी वो थी, कितनी बड़ी रकम थी। और एक आपको बता देता हूं कि 1628 में एक बहुत बड़ा एक फैमिन आया, यहां सूखा पड़ा हिंदुस्तान में, और कहते हैं कि कोई 74 लाख 7.4 मिलियन लोग उसमें मारे गए। हालात ये थी, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स ने उस समय लिखा, उस समय शाहजहां का राज था, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखा कि हालत ये हो गई थी कि बाप अपने बेटे को लेके सड़क के किनारे वो बैठा रहता था कि मेरे बेटे को खरीद ले। औरतें जो हैं वो कुएं में कूद के अपना जान दे रही थी, नदियों में कूद के, कुओं में कूद के अपना जान दे रही थी। और उस समय एक 1628 की बात मैं कर रहा हूं, कितना मैंने आपको बताया, 74 लाख। जो ग्रेट फैमिन जो हुआ था बंगाल में 1943 में, उसमें 70 लाख लोग मरे थे उस समय। कि आपको उस समय एक रेड लाल किले में एक फंक्शन हुआ जिसमें कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल को 60 लाख रुपए दिए, अपनी बेटी जहां आरा को 20 लाख रुपए, और रोशन आरा को 10 लाख रुपए। और आपको मालूम है कि उसने फैमिन रिलीफ के लिए कितना दिया था? 1 लाख रुपए। इतनी बड़ी भूखमरी थी। लेकिन ऐशो आराम और यहां के पैसे से ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है उधर की जो वो पल रही थी। और तो और छोड़िए साहब, ये जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया उसको शर्म नहीं आती। शिया के 2 सबसे बड़े पवित्र स्थल कौन से हैं? नजफ और करबला, है ना? करबला में इमाम हुसैन साहब का वो है, और नजफ में हजरत अली का है। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले इराक नहीं था, ठीक है? ये एक इलाका था, ऑटोमन एम्पायर, जो कि तुर्की का मतलब एक एक्सपैंडेड फॉर्म ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और ये एरिया बिल्कुल यहाँ पर एक वीरान उजाड़ एक जगह थी। ये दोनों कब्रें थी, कुछ लोग आते थे। ये पर्शियंस और अरब्स का वो एक मीटिंग पॉइंट था। बहुत गरीबी थी, मुफलिसी थी। फिर साहब एक वहाँ पर केनाल कंसीव हुआ कि एक नहर बनानी है, तो यूफ्रेटस रिवर से एक नहर बनाई गई। आपको मालूम है उस नहर का पैसा कहां से गया था? यह हिंदुस्तान से गया था। जो नवाब ऑफ औध था उसने 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख रुपए, और वो किसके पैसे थे? हिंदुस्तान के पैसे थे। उस 5 लाख रुपए से वो नहर बनाई गई, फिर वो हरा भरा हो गया। फिर
बहुत लोग वहाँ आए, कुछ अरब्स भी आए और लोग आए, खेती करना शुरू किया, फिर वो एक थ्राइविंग सेंटर बन गया। और आज भी, और ये कोई बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये नहर जो है ये 1803 में ये जाके इसको पूरा किया गया था और आज भी उसको हिंदिया कैनाल बोला जाता है। आप अहमदिया का ले लें, आपको मालूम है जलंधर के पास एक जगह है कादिया, वहां पर एक मिर्जा गुलाम अहमद थे, उन्होंने 1889 में इसकी स्थापना की थी, तो ये भी हिंदुस्तान से निकला। तो ये धार्मिक जगह है जहां से जो मजहबें निकलती रहती हैं। और तभी मैं कहता हूं, और ये हमारे जो संविधान को इंटरप्रेट करते हैं और जो हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इस बात को ये बताना होगा देश को कि जहां जिस धरती से सारे मजहबों को सींचा गया हो इस तरीके से, जो भी कारण रहे हो, क्या वहां आखिरी मजहब पैदा हो चुका है? क्या यहां पे इस धरती पे यह कहना कि आखिरी पैगंबर पैदा हो गया वो पाप नहीं है? क्या संविधान में उसको स्थान देना पाप नहीं है? जो हमलावर फौजी थी, जो इन्वेडर्स जिसको कहते हैं, इन्वेडर क्या करता है? इस्लामिक इन्वेजन में क्या हुआ? दो चीज बस केवल चाहिए थे उनको, लूट, औरत और दौलत, उनको दो चीज। आप उसकी शिक्षा पद्धति को, आप उसको सैंक्टिटी दे रहे हो, उसको रिकग्निशन दे रहे हो, इन्वेडर्स की शिक्षा पद्धति को। तो ये जो लोग कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर कहीं ये पूरे मजहबों के मतलब जो इस्लाम के बारे में अगर कोई रीइंटरप्रिटेशन हो सकता है तो वो इस धरती पर हो सकता है, क्योंकि यहां के पैसे से इस्लाम को सींचा गया था। शिया इस्लाम को, अहमदिया इस्लाम को, सुन्नी इस्लाम को। इसलिए हमको यह तय करना होगा कि जिसको कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, कि भारत के इस्लाम का क्या, भारतीय इस्लाम का क्या स्वरूप होगा। कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, इन सब को ऑब्लिटरेट, इसको मिटाने का बस सिर्फ यही एक तरीका है। इसलिए कोई डर कि आप कुरान के बारे में क्यों नहीं बोल सकते, आप सब ग्रंथ रखिए, बात कीजिए। आखिर कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए लिखी होती है ना, बिल्कुल। उसमें वो चादर, वो कपड़ा लपेट के उसको, उससे तो कुछ होता नहीं, अक्षर तो आपके दिल में नहीं आ जाएंगे ना। ग्रंथ लिखी जाती है कि आप पढ़ें, उस पर विचार करें, उस पर विश्लेषण करें और फिर उसको आप ग्रहण करें। आज भी गीता के कई श्लोक हैं। एक छोटी सी चीज है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अब उसको आज तक वो कितने हजारों साल से वो इंटरप्रिटेशन, रीइंटरप्रिटेशन, बहुत अच्छी बात है कि जब आप उस पर चर्चा करेंगे, जब आप उस पर ये करेंगे, तो आपका मत जो भी हो, आपकी जो भी समझ हो, तो चर्चा जो होगी तो समाज में वो एक संस्कृति, तो हाँ भाई कर्म, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। कर्म, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म है। जब हमको यही नहीं मालूम है कि हमारा क्या अंत कब होगा, तो फिर तो हम तो यही कर सकते हैं कि इस धरती पे आए हैं तो हमको कर्म। तो ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहां पर कम से कम कुछ डिबेट, कोई डिस्कशन, कोई वार्तालाप ये चलता रहा है। सिंह साहब, इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कर्नाटक और केरल में ग्लोबल जिहाद कश्मीर से भी ज़्यादा हावी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है?
नहीं, आपने जब पहले इंटरव्यू मेरा लिया था तो मैंने आपको ये बात कही थी कि कश्मीर से पहले, कहीं पहले केरला का रेडिकलाइजेशन हुआ था। केरला और बाकी साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के और कई हिस्सों के, खास करके केरला के। और इसका कारण ये था कि जब 70 के दशक में ये ऑयल बूम हुआ अरब वर्ल्ड में, तो ढेर सारा पैसा आ गया। फिर यहाँ से हमारी वर्क फोर्स अरब दुनिया में नौकरी की तलाश में गई वहाँ पे। और वो दौर भी था इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म का, आपको मालूम है, जो अफगानिस्तान के बैटलफील्ड्स में उसी पे लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, कोल्ड वॉर की जो आखिरी जंग जो थी, जिसके बाद सोवियत यूनियन का भी कोलैप्स हुआ। तो ये उस समय से ये रेडिकलाइजेशन शुरू हुई है। और अगर 70 के दशक के आप पहले जाएं तो कोई ये मोपला रिबेलियन को ना भूलें, ये 1921 में हुआ था। तो एक कट्टरपंथ सोच वहां उस समय भी देखी गई थी। मोपला रिबेलियन में कम से कम 3000-4000 हिंदू मारे गए थे। कम से कम 1 लाख हिंदू परिवार स्थापित हुआ जी वहाँ पे अपने वो बेघर हो गए थे। एनी बसेंट ने उसके बारे में लिखा है। एनी बसेंट ने आपको मालूम है कि वो एक ऐसी महिला थी जिनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ कोई बड़ी अच्छी, मतलब ऐसी महिलाएं आई हैं। एनी बसेंट थी जिन्होंने निस्वार्थ हिंदुस्तान के लिए काम किया। वो तो एक एडमिरल की बेटी थी। और सिस्टर निवेदिता का आप जानते हैं, उनका जो विवेकानंद के साथ थी। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, फुटफॉल्स फॉर इंडियन इंडस्ट्री, फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद आपको मैंने एक बार बताया था कि ऐसी भी महिला हमारे यहाँ हुई हैं जो कि फॉरेन ओरिजिन की थी और उन्होंने पूरा ये परमवीर चक्र और ये डिज़ाइन किया था, आपको मालूम है ना? हाँ। तो वो बिल्कुल यहाँ के रंग में वो रंग गई थी। उन्होंने हिंदुस्तानी नाम भी ले लिया था और ये पूरा परमवीर चक्र उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो वो आज की ये विदेशी महिला नहीं है। आज जो हमारे यहाँ देश में विदेशी महिला है वो क्या, दोनों में फर्क देखिए। ये यहाँ से इनके लोग मूर्तियाँ चोरी कर करके यहाँ से गायब करते थे, और वो लोग थे जो कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसके रंग में रंग गए थे। ठीक है, उसकी पुनः स्थापना में जिन्होंने अपना जीवन दान कर दिया, पूरी जिंदगी खपा दी उन्होंने। तो बहुत फर्क आ गया है उन विदेशी महिलाओं और आज की ये विदेशी महिला में, थोड़ा अंतर डाल लें। और यही आप पूछेंगे कि भारत का अगर दुर्भाग्य सबसे बड़ा है तो यही है कि कम से कम इंडिपेंडेंट भारत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज भी हमारे यहाँ कोई सिस्टर निवेदिता हो, कोई एनी बसेंट हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये पावर हंगरी, अनपढ़ गंवार, ये विदेशी महिला से इस पुण्य भूमि को निजात चाहिए। तो आपने जो सवाल किया, तो उन्होंने, एनी बसेंट ने ये बात लिखी है कि लाखों लोग मारे गए और किस तरह से गर्भवती महिलाओं के साथ उनको किस तरह से काटा गया, मारा गया। बड़ी दर्दनाक उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। अब ये था क्या? आपको मालूम है कि खिलाफत मूवमेंट हुआ।
खिलाफत मूवमेंट का असर हुआ कि केरला में एक मोपला विद्रोह हुआ। ये मोपला लोग कौन है? ये इनके आधे अरब और आधे हिंदू वंशज के लोग हैं, यानी कि शादियां हुई, जो ट्रेडर्स आते थे अरब से। तो ये मोपला रिबेलियन कहते हैं, मोपला विद्रोह। तो ये विद्रोह कहा गया कि ये खलीफेट मूवमेंट था, वो उसके लिए विद्रोह हुआ। तो आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो ऑटोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया, और उसके लिए वो ब्रिटिश को जिम्मेवार मानते थे। तो उन्होंने, अब विद्रोह तो हुआ, लेकिन वो विद्रोह, आप सोचिए कि तुर्की में, मतलब कहीं तुर्की में कुछ हुआ, वहां पे कैलिफेट ध्वस्त किया गया, और हिंसा यहां हो रही है, भारत में हो रही है। तो ग्लोबल जिहादिज्म तो उस समय से है। और बी आर अंबेडकर साहब का कहना है कि ठीक है, आप कैलिफेट के लिए लड़ रहे हो, उसके लिए लड़ रहे हो, आप एक कैलिफेट की स्थापना करना चाह रहे हो साउथ इंडिया में, वो सब हम समझते हैं। लेकिन आपने हिंदुओं की तरफ आपने कैसे, मतलब उनके खिलाफ क्यों ये नरसंहार जो आपने शुरू किया वहां पर, उसका क्या कारण था? उनका ये समझना था कि ये हिंदू लोग जो हैं वो उनका साथ शायद नहीं दे रहे हैं, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे, तो उनको काटना शुरू कर दिए, काटना और मारना। और 2500 से मैंने बोला, सॉरी, 3000 से 4000 हिंदू मारे गए, और कई ये हो गए। और अंबेडकर साहब ने भी ये जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉल्यूम 8 में पूरा जिक्र किया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने जो कहर ढाला वहां के हिंदुओं के बारे में। और ये जो जय भीम और जय मीम की जो बातें करते हैं, थोड़ा अंबेडकर साहब को आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी थी उस आदमी के माइंड में, बिल्कुल क्लैरिटी थी। उन्होंने कहा कि किस तरह से आर्सन, लूट, जो आपने अभी बेंगलुरु में देखा ना, उसका भी कहीं विभत्स रूप उस समय देखने को मिला। लोग बेघर हो गए, और एनी बेसेंट कहती हैं कि जो वो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे जिन लोगों ने, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा था। ये मैं 1921 की बात कर रहा हूं। अब इसके बारे में आपको तो कहा जाता है कि गांधी जी ने कैलिफेट मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन ये वाला पहलू आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि उस कैलिफेट मूवमेंट में क्या हुआ था। आज कोई शायद बायोपिक भी बन रही है, कोई हाजी नाम का आदमी था, उसको दिखाया जा रहा है कि ये खिलाफत, ये मोपला रिबेलियन का एक बहुत बड़ा लीडर था, और ये मलयाली स्वायत्तता स्थापित करना चाहता था। वो बिल्कुल गलत। उसका बाप जो था वो बहुत बड़ा जिहादी था, और उसको यहां से मक्का उसको डिपोर्ट किया गया था, उसके बाप को। उस आदमी को ये दिखाने के, और हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने इसको पीजेंट स्ट्रगल बना दिया कि मजदूरों का, उसका वो रूप दे दिया कि हिंदू जमींदार होते थे, उनके खिलाफ ये था। लेकिन वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं, वो तो खिलाफत मूवमेंट का एक हिस्सा था। उन्होंने अपना पूरा जो कहर था उन्होंने हिंदुओं पे निकाल दिया। और आप अगर ये कोई सोचता है, तो मैं तो फिर कह रहा हूं कि आप अंबेडकर साहब को पढ़ लो, आप एनी बसंत को लिख लो। सावरकर साहब ने अपनी 1924 की एक अपनी नॉवेल है उनकी, मोपला, उन्होंने भी ये सब बात लिखी है कि किस स्केल पर मतलब वायलेंस हुआ था उस समय। और सर उस समय पाकिस्तान नहीं था ना, उसका नाम भी नहीं था उस समय, पाकिस्तान नहीं था। तो जब तो आज जो लोग कुछ कहते हैं कि ये
पाकिस्तान से के पार्टीशन से सब शुरू हुआ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। 1946 के उसमें हमने आपको कहा था कि ये सभी लोग, इन्होंने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था, और मुस्लिम लीग का जो वो पूरी इलेक्शन जो है 46 के, वो पाकिस्तान के नाम पर ही लड़ी गई थी, है कि नहीं? तो वहां पे साउथ इंडिया में भी लोगों ने ऑलमोस्ट, आप वो फिगर्स ले लीजिए उस समय, किस स्टेट से कितने वोट्स पड़े थे मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स को, ऑलमोस्ट 100% वोट साउथ इंडिया से मुस्लिम लीग के लिए पड़ा था। तो ये मोपला रिबेलियन, उस समय ये इतने रेडिकलाइज थे। आप सोचिए, कहां केरला, कहां टर्की, भुगतने वाला कौन, हिंसा किसके ऊपर? तो हिंदुओं के ऊपर में। और ये बातें अब उभर उभर के धीरे धीरे आ रही हैं। तो आपने पूछा ये साउथ इंडिया के बारे में, तो देखिए आपने सही कहा कि मेरा अपना जो अध्ययन है, विश्लेषण है, उसके मुताबिक दो एपिसेंटर है इस्लामिक स्टेट के। एक है कश्मीर और दूसरा है केरला। एक धारा उत्तर से दक्षिण और दूसरी धारा दक्षिण से उत्तर। अब ये केरला में तीन मॉड्यूल हैं, 2-3 जगह हैं जो कि इस एपिसेंटर का हिस्सा है। सबसे पहले कासरगोड जो इलाका, जो जगह है केरला में, वहां से 2016 में अचानक कोई 2 दर्जन लोग गायब हो गए। महिलाएं भी थी उसमें। पता चला कि ये सब अफगानिस्तान चले गए हैं इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने। उसमें कई लोगों को कन्वर्ट भी किया गया था। और फिर जब पूरा अध्ययन किया गया तो पता चला कि यहां तो ये इस्लामिक स्टेट का रेडिकलाइजेशन मतलब अपनी चरम सीमा पर है, और लोग वहां से चले गए कासरगोड की तरफ। अब है क्या कि वहां पे ये उसका जो सरगना जो था वो कासरगोड मॉडल का, वो है एक अब्दुल रशीद भी पेशे से इंजीनियर, वो भी शिक्षित, पढ़ा लिखा, वो भी शिक्षित। अब्दुल रशीद। अब अब्दुल रशीद का उसने एक प्रवीण स्वामी को एक इंटरव्यू दी है एक इंडियन एक्सप्रेस में, और उसकी आप बातें सुन लीजिए। वो क्या क्या बोलता है। उसने कहा, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, कि उसने कहा कि देखिए, पहली बार कि इस्लामिक स्टेट, वो इंटरव्यू में कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट जिस गति से फैल रहा है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं हिंदुस्तान का। और इसके पहले, हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ये जो एक धारा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की तरफ, अब इस्लामिक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। और इन धाराओं में बीच बीच में कई और ये इस्लाम जिहादी नदियां आके इनमें से मिल रही हैं। जैसे महाराष्ट्र से मैंने नाम लिया, वो उस सादिया का वो धारा, कर्नाटक से एक धारा, बिहार से एक धारा, ये सारी धाराएं आके मिल रही हैं। और इसकी स्थिति ये हो गई है कि इन धाराओं पर अगर आपने नहीं रोका तो इनमें बाढ़ आ जाएगी। और जो आपने दिल्ली में देखा वो इसी बाढ़ का नतीजा था। जो आपने बेंगलुरु में भी देखा वो इसी बाढ़ का नतीजा है। तो अगर इन नदियों को आप इसको बंद नहीं करेंगे, इसमें बांध नहीं बनाएंगे, तो ये बाढ़ आती रहेगी।
तो ये हकीकत है। मैं बात कर रहा था ये कासरगोड मॉड्यूल की, तो यहाँ से 2 दर्जन लोग गए, फिर वहाँ पर ये हिस्सा बन गए इस्लामिक स्टेट का। और वहाँ वो अब्दुल रशीद की मैं बात कर रहा था, उसने इंटरव्यू दिया। उसने जो इंटरव्यू में कहा कि भाई पहले बात की आपको अंदाज़ा नहीं, उसने कहा कि किस गति से ये फैल रहा है। दूसरा उसने ये भी कहा कि भाई हमारा ये है कि पहले एक कैलिफेट बना लो और उसको एक अपना मजबूत बेस मानकर फिर धीरे धीरे फैलते जाओ। उसकी बात की उसने। फिर उसने ये कहा कि देखिए ये जो शिक्षा और ये सब चीज़ें हैं, ये डिग्री डेवलपमेंट, ये सब, कहता है ये सब सूडो अचीवमेंट्स, कहता है इससे कोई मतलब नहीं है इस्लाम का। और वो कहता है कि ठीक है आप हमारे लिए सुविधाएं दे दो। आपने किसी ने कहा, उसने कहा कि लोग कहते हैं कि आखिर तो हिंदुस्तान में हर चीज़ की छूट है, आप हर मज़हब अपना मज़हब को फॉलो कर सकता है, कोई यहाँ पे आप हज पे जा सकते हैं, आप कोई भी पूजा पद्धति हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो उसने कहा ये काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी छूट उसने कहा कि ये हिंदुस्तान जो है ये दारुल हर्ब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। और दारुल इस्लाम बिना ऑफेंसिव एक्शन के नहीं बन सकता है। और उस समय भी 1921 में भी जो मुतलक जब क्रांति की बात हुई थी, आप इनका ये पढ़ लीजिए, ये एनी बसंट का, वो कहती हैं कि मुसलमान कहते हैं कि ये अंग्रेजों का जो राज है ये दारुल हर्ब है और इसको हमको दारुल इस्लाम बनाना है। और आज अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही बात हो रही है कि ये अब्दुल रशीद जो है कहता है कि ये दारुल हर्ब है। और जब तक आपका मुसलमान का ये कर्तव्य है कि वो ऑफेंसिव एक्शन करे, यानी कि वो आक्रमण करे और आक्रमण करके इसको दारुल इस्लाम बनाए, ये इस्लाम के एक मतलब ये सिद्धांत है इस्लाम का। ये इस्लाम आप पर ये एंजॉइन करता है इस चीज को, आप इससे पीछे नहीं हट सके। और फिर उसने उदाहरण दिया है, उसने कहा, उसने हवाला दिया कि भाई मोहम्मद साहब ने दावा, यानी कि प्रोसेलिटाइजेशन से तो लोगों को नहीं कन्वर्ट किया था। उन्होंने जब तलवार उठाई तो सारा अरब पर कब्जा कर गया। तो इस्लाम में जब तक तलवार आपको छोड़ने की इजाजत नहीं है। और वो बिल्कुल उसने कहा कि इस दुनिया में केवल अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। ये सारी बातें उसने, वो इंटरव्यू लोग देख लेंगे, कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा नेट पे, आप अब्दुल रशीद की पूरी इंटरव्यू आप देख लीजिए। और उसने कहा कि हम यहाँ पे इस्लामिक स्टेट में हम लोग जितने मुसलमान हैं अलग अलग देशों के, हमारा ये उम्मा है, हम एक भाईचारे के तरह रहते। तो मैंने कासरगोड के बारे में आपको बताया। फिर ये अब्दुल रशीद जो है, इसने एक सोनिया सेबेस्टियन नाम की एक महिला थी, उसको इसने कन्वर्ट किया, उसको भी ये ले गया कन्वर्ट करके इस्लामिक स्टेट में। फिर इसने एक बिहार की महिला थी, युवती थी, यास्मीन नाम था उसका, यास्मीन जैब, उससे शादी कर रचाई इसने। उसको भी ले जा रहा था, वो पकड़ी गई वहाँ एयरपोर्ट पे, अफगानिस्तान काबुल जा रही थी, वो पकड़ी गई वहाँ पे। तो आप स्प्रेड देखिए आप इस्लामिक स्टेट का। ये मैं कासरगोड की बात कर रहा हूँ। यहाँ का आदमी अब्दुल रशीद शादी कर रहा है बिहार की लड़की से। तो आप पूरे ये जो पद चिन्ह की जो हम बात कर रहे थे ना, वो आप देख लीजिए। दूसरा एक है कन्नूर मॉडल।
कन्नूर मॉडल में भी वहां से कम 40 से 50 लोग कन्नूर से गए सीरिया में, और सीरिया में वहां जाके उन्होंने अपनी सेवाएं दी। कुछ लोगों को सीरिया में सेक्स स्लेव्स बना के ले गाया गया। और एक तीसरा मॉडल है, एक उमर अल हिंदी मॉडल। ये अंदर के जिहाद, हिंदुस्तान के अंदर में जिहाद के लिए। और इसमें इन्होंने, इनके टारगेट हैं हाई कोर्ट जजेस, कुछ अहमदिया, और जो लोग ये आपके अहमदिया के अलावा जूस, कोडाई कनाल एरिया में काफ़ी जूस हैं, वो भी इनके निशाने पे हैं। तो ये मतलब आप देखिए, एक केरला से अफगानिस्तान में फीड हो रहा था, सीरिया में फीड हो रहा था, और अंदर की जिहाद है। अब ये चीज़ जो है ये पूरी साउथ इंडिया में ये फैली हुई है, और इसके तार कोलंबो तक जा रहे हैं। तो ये केरला और कश्मीर, ये दो एपी सेंटर्स हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं किस तरीके से, जो मैंने उदाहरण दिया कि दिल्ली में आके वो जहां जैब जो था, और वो हिना बेग, और किस तरीके से इन लोग का ये हो रहा है। सो ये दो धाराएं हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और ये पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से ये नदियां जो आके हैं वो मिल रही हैं, और उसी का हमने ये देखा। और ये आपको बता दें, जो कन्नूर मॉडल है, ये इसमें इसके साथ पीएफआई का बड़ा एसोसिएशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक, पहले तो अलकायदा का हिस्सा है, और इसके तार इस्लामिक स्टेट के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये बेंगलुरु में जो देखा है, कन्नूर मॉडल में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। यही लोग वहाँ रेडिकलाइजेशन करते हैं, यही इन्हीं लोगों ने बेंगलुरु किया, और इन्हीं लोगों ने दिल्ली में आपके दंगे करवाए। तो ये इसका स्प्रेड है, और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि 1921 से केरला में ये हो रहा है, लेकिन दो एपी सेंटर अगर आप देखें तो वो दो एपी सेंटर है, कश्मीर और केरला। और इसमें कई और जो धाराएं हैं, जिहादी धाराएं हैं उसका, और बाकी आपने देखा हैदराबाद में भी लोग पकड़े गए, और कई जगहों पे पकड़े गए जो कि इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने। लेकिन दक्षिण भारत में स्थिति गंभीर है। सिंह साहब, आपने अभी ओटोमन एम्पायर टर्की का जिक्र किया। अभी हमारे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों में एक बेचैनी दिख रही है, वह है सऊदी अरेबिया से पैन इस्लाम या कहें ग्लोबल इस्लाम का भरोसा वो उठ रहा है, और टर्की को वो एक नए रहनुमा के रूप में देख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। और ये जब से आमिर खान का विवाद वहाँ पर आया, उनके टर्की विजिट को लेके, विवाद अपने जगह पे गलत नहीं। और आपने सही कहा कि ये सऊदी अरेबिया से जो हमारे मुस्लिम्स हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के, वो बहुत क्षुब्ध हैं। उनकी आस्था कम हो रही है सऊदी अरेबिया को। उनको ये लग रहा है कि अब शायद ये इन्होंने हालात के साथ बहुत समझौता कर लिया है, और ये उम्मा को लीड करने के लायक नहीं है। ये बात आपने सही कही। और मैं कई जब टेलीविज़न डिबेट्स पे मैं जाता था, अभी से 3-4 साल पहले, तो ये प्रिंस सलमान का जब से वहाँ पे आगमन हुआ है, प्रिंस सलमान ने जब से अपने सत्ता अपने हाथ में ली है, तो कई बदलाव आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में। और वो मजबूरी के तहत है, क्योंकि जो तेल का भंडार है, वो भंडार अपनी जगह है, लेकिन कंपटीशन हो रहा है। आपको मालूम है कि अमेरिका में किस तरह से शेल टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरह से वहाँ पर ह्यूज रिजर्व्स, भारी मात्रा में ऑयल और गैस प्राप्त हुआ है। तो अब उनको भी कहीं पे जियोपॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट, कन्फिगरेशन करने की ज़रूरत। तो मैं उनको कहता था, अपने यहाँ जो लोग हैं जो अपने
कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ वाले विचारधारा वाले लोग, वहाबी विचारधारा वाले लोग, उनको मैं कहता था कि भाई देखो, तुम्हारा रहनुमा जो है सऊदी अरेबिया, वो तो बदल रहा है। उसने 70 के बाद तो तुमको वो बदल डाला पेट्रो डॉलर्स के दम पे, तो अब तुम भी बदल जाओ। तो बड़ी हताशा देखने को मिलती है उनसे। और वो कहते थे कि उनका एक ही वो था कि सिंह साहब, ये ना, ये प्रिंस सलमान जो है ये मारा जाएगा। यानी कि वो जो बदलाव जो है, ये कि वहाँ के जो वन ऑफ द हेड क्लेरिक्स जो थे सऊदी अरेबिया के, उन्होंने कहा कि बुर्का कंपलसरी नहीं, वहाँ पे रेडियो पर उन्होंने बातचीत के दौरान कहा। उसके बाद वहाँ पर आपको मालूम है कि कई ऐसे एवेन्यूज़ जो हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे औरतों के लिए को काम करने की छूट दी गई, औरतों को गाड़ी चलाने की छूट दी गई। और उन्होंने कहा कि हम कई $30 बिलियन हम इसमें स्पेंड करेंगे, एंटरटेनमेंट पे करेंगे। रेड सी में के तरफ उन्होंने रिजॉर्ट बनाने की बात की। और बात वाजिब है कि भाई अब लोग सऊदी अरेबिया से वीकेंड जाते हैं वहाँ पर अपना बहरीन जाते हैं वीकेंड मनाने, और सारा मतलब वो पैसा वहाँ पे जा रहा है। तो आप केवल एक कमोडिटी जो आपको प्रकृति ने दिया है, उस तेल के आप तेल पर आप कब तक निर्भर रह सकते हो? तो डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं। और जब आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको मार्केट चाहिए, और मार्केट चाहिए तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है। इवन ऑयल का आपको मालूम है, हमारा 18% जो तेल जो है वो वहाँ से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है। तो अब वो उनका अब मानसिकता देखिए उनकी। मान लीजिए पाकिस्तानी कहे तो मैं समझ सकता हूँ, कोई और कहे तो मैं समझता हूँ, लेकिन अपने हिंदुस्तान के मुसलमान इस तरह से बात करें कि सऊदी अरेबिया, वो प्रिंस सलमान तो मारा जाएगा। लेकिन देखिए जितेंद्र जी, ऐसा है कि आप समय का चक्र देखिए। हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कि हमारे हिंदू दर्शन में कहते हैं कि समय वो लीनियर नहीं है, हाँ, वो घूमता रहता है, साइक्लिक। समय का चक्र देखिए कि आज से 100 साल पहले, आपको मालूम है तकरीबन 100 साल पहले, 1918-19 की बात है, स्पेनिश फ्लू चला था, आपको मालूम है ना। लाखों लोग हिंदुस्तान में मारे गए थे, पूरी दुनिया में मारे गए। मैं कह रहा था कि मैं पाकिस्तान का तो मान सकता हूँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पाकिस्तान तो कहे तो सही, चलो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के अपने लोग, जो अपने मुसलमान भाई हैं, वो जब ऐसी बातें करते हैं तो वो हैरानी होती है। इसका मतलब कि वो इस्लामिक वर्ल्ड को हिंदुस्तान के चश्मे से, प्रिज्म से वो नहीं देखते हैं, वो उसको उम्मा के प्रिज्म से देखते हैं। और क्योंकि वो मक्का मदीना के कस्टोडियन है, सऊदी अरेबिया है, लेकिन उनकी आस्था जो है वो सऊदी अरेबिया से अब धीरे धीरे हट रही है। और जो ये अरब वर्ल्ड में जो बदलाव जो आ रहे हैं, वो अपने उनके हित में है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान में अब कुरैशी साहब ये 370 हटा तो इनको बेचैनी सी हो गई। इन्होंने कहा कि सारे जो इस्लामिक वर्ल्ड है हमारे पक्ष में आ जाओ, एक मीटिंग करवाओ, OIC की मीटिंग करवाओ। अब उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने लोग हैं, उनकी अपनी इकॉनमी है, उनका अपना समाज है। और इस्लामिक समाज सभी जगह एक जैसे नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि तुमने पाकिस्तान तो बना लिया और इस्लाम के नाम पे
लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ इस्लाम तुमको डुबा रहा है, और भारतीय संस्कृति तुमको जिंदा रख रहा है। वो आपने वो पहले की पुरानी पिक्चरों में वो एक अजित का डायलॉग होता था ना, बड़ा मतलब लोगों ने एक डायलॉग बनाया हुआ था कि मैं तुम्हें लिक्विड ऑक्सीजन में डालूंगा, लिक्विड तुम्हें मारेगा लेकिन ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा। ठीक है, तो वही वाली बात हुई। तो वो जो भारतीय संस्कृति जो है वो तुमको जिंदा रखा हुआ है, इसलिए तुम डूबने से बचे हुए हो। तो इसमें आप देखिए तो हुआ क्या कि 370 हटा तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये, फिर इन्होंने यही कुरैशी साहब भी फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, अभी भी हैं, तो बड़ा बड़ा हंगामा, बड़ा इन्होंने बड़ी छाती ठोका, ये उम्मा का क्या हुआ, उम्मा तो ख़त्म हो गई, उम्मा ये सऊदी अरेबिया, ये OIC जो है ये किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम OIC का हम एक ऑल्टरनेटिव करेंगे। तो हम जो बाकी इस्लामिक देश जो हैं, जो इससे जो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका हम एक मीटिंग करवाएंगे। तो उन्हें कुआलालंपुर में, मलेशिया में, ये महातीर मोहम्मद और ये एर्दोगन जो है, इसको उन्होंने किया। अब वहाँ पे सऊदी अरेबिया और UAE ने पाकिस्तान को बोला कि देखो अगर ज़्यादा तुमने चालाकी की और ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश की तो ये जान लो तुम्हारे 4 मिलियन वर्कर्स हैं सऊदी अरेबिया में, हम एक रात में उनको निकाल देंगे और बांग्लादेशी वर्कर्स को हम ले आएंगे। अब उनके स्टेक्स बहुत हाई थे, तो इमरान खान जो कि आर्किटेक्ट थे उस कुआलालंपुर मीट के, वो 4 दिन की समिट हुई थी वहाँ पे, उसमें वो नहीं गए, वहाँ पे वो नहीं गए। तो उसके बाद से आपको मालूम है कि ये फिर से ये कुरैशी साहब ने वही राग अभी किया था। तो इस बार सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है, हमने जो आपको कर्ज दिया है, एक डेफर्ड पेमेंट पे $3 बिलियन का वो था, वो कर्ज हमने दिया, पहले तो वो वापस करो, वो नहीं मिलेगा, दूसरा वो $3 बिलियन और है वो भी दो। तो इन्होंने कुछ पैसा चाइना से लेके अभी उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके सऊदी अरेबिया को वापस किया है। अब सऊदी अरेबिया में क्या मजबूरी, मैं कह रहा था कि देखिए ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अरब्स हैं, पर्शियंस हैं, सबके जिनका तो अलग अलग संस्कृतियां हैं, अपने अपने उनके मोटिवेशन हैं, अपने अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने उनके सपने हैं, उनके अपने अपने उनके रहन का जियोपॉलिटिकल, हाँ वो है, ज्योग्राफी भी जी, सब कुछ अलग है। तो अब वो कहते हैं, पाकिस्तान वाले कहने लगे कि ये मार्केट जो है मजहब पे भारी पड़ा। तो ये हमेशा से ये हुआ, मार्केट मजहब पे हमेशा से भारी पड़ा। मैंने कहा तो आपको कि अगर पेट्रो डॉलर नहीं होते तो आज ये रेडिकलाइजेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये हो रहा। अब ये एर्दोगन ये नया एक पहनता तो कोट टाई है, लेकिन ये फिर से वो ऑटोमन वाली जो वो कैलिफेट जी थी उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब साहब ये देखिए, अभी उसने वो हागिया सोफिया जो चर्च था, हज़ारों साल पुराना चर्च, उसको इसने कन्वर्ट किया। अभी इसमें वो पहले चर्च था, फिर म्यूज़ियम बना, फिर उसको मॉस्क बना दिया। दूसरा चर्च के साथ उसने ऐसा किया है, पूरा फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की तरफ ले जा रहा है। और ये बड़ा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि क्योंकि टर्की जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज था, और इसीलिए उसको नाटो का मेंबर बनाया गया था। और आपको मालूम है ये
अतातुर्क जो थे कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक नई व्यवस्था लाई थी। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए कि आज ये चर्च के बारे में, चर्च को मॉस में बनाया जा रहा है, अगर यही चीज़ यूरोप में होने लगे तो क्या होगा? असर तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। यही चीज़ हिंदुस्तान में अगर होने लगे तो क्या होगा? तो आज क्यों नहीं ये जो हमारे लोग, जो ये लिबरांडो और ये जो सेक्युलर लोग हैं, वो क्यों नहीं जाके यहाँ के टर्की के एम्बेसी के सामने हाय हाय करते हैं? वो तो नहीं कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि अभी फिर कुरैशी साहब ने वो यही बात कही कि OIC कंट्रीज का कश्मीर पे ये ले आओ, फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ले आओ, बुलाओ। तो सऊदी अरेबिया ने नहीं, सऊदी अरेबिया अरब कंट्रीज ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि हम एक ऑल्टरनेट फोरम की, वही दोबारा इन्होंने बात की, यानी कि हम OIC को स्प्लिट कर देंगे। तब बताया आपको कि सऊदी अरेबिया ने ये सारा कुछ ये अपने लोन्स वापस। इसी बीच क्या हुआ कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, आपको मालूम है कि वो इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने की उसने घोषणा की है। अब ये एक तरह से ये अनथिंकेबल है। पाकिस्तान और ये जो हमारे यहाँ जो मुसलमान जो हैं, उनके लिए अनथिंकेबल है कि ऐसा कैसे हो गया। अब बात ये है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो अलग है। उनकी समस्या कश्मीर नहीं है उनके लिए समस्या, वो पाकिस्तान के लिए हो सकती है समस्या, लेकिन सऊदी अरेबिया, अरब वर्ल्ड, UAE, मतलब इन लोगों के लिए कश्मीर समस्या नहीं है। उनकी समस्या है ईरान। उनकी समस्या है कि ईरान उनको, उनके एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। लेबनान से, यमन से, सीरिया से, चारों तरफ से उसको घेर रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इजरायलीज ने तो कभी, मतलब ये UAE के लोगों को नहीं मारा, मार तो रहे हैं ईरानियन लोग। तो उन्होंने कहा कि खतरा जो है हमको है, हम अपना ये समय आ गया है कि हम जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को हम रिकॉग्नाइज करें। और इसमें क्या, जॉर्डन ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए, इजिप्ट ने भी डिप्लोमेटिक, उन्होंने तो कई लड़ाइयां लड़ी। तो UAE ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम इसके साथ आए। दूसरी बात, मुझे ये नहीं हिंदुस्तान में आज तक समझ में आई कि ये मुसलमान और यहूदी की लड़ाई में आप मुसलमानों के साथ क्यों? मुसलमानों को वहां से भगाया किसने था? मदीना में कोई 3 जूइश ट्राइब थे, लोगों ने शरण दिया था मदीना में मुसलमानों को। और एक ट्राइब थी, क्योनिका करके वो ट्राइब थी, कुछ इस तरह से नाम था। उसको इन्होंने, जो होस्ट था जिसने शरण दिया, उसी को वहां से भगा दिया, मार काट के भगा दिया उसे। तो ये जो यहूदियों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारा क्या वास्ता? तो यहां के लोग जो है, ये मुसलमान भाई, ये क्यों पोजीशन ले रहे हैं अरब्स के लिए? तो ये पूरा रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वहां पर, रीएडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, और होगा, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि इंडिया एक मार्केट है। अब या तो वो कह रहे भैया हम तुम्हारे कश्मीर से हमको क्या लेना। पहले बात कि हमारा इंटरेस्ट है इंडिया में, हमको ऑयल के लिए मार्केट चाहिए, जो भी हो। या दूसरी बात है कि ये हमारे जो थ्रेट परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग है। हमारा थ्रेट परसेप्शन यमन से है, हमारा थ्रेट परसेप्शन ईरान से है, हमारा थ्रेट परसेप्शन पर्शियन गल्फ में है,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे, वो एक नई थ्रेट परसेप्शन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ईरान की तरफ से किस तरह जाएगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए। तो ये आपने देखा होगा कि इनके बिहेवियर में, इनके जो अंतर्राष्ट्रीय या जो जियोपॉलिटिकल बिहेवियर है उसमें कई तरह के चेंजेस आने लगे अरब वर्ल्ड में। अब ये यहाँ के जो बैठे अपने, ये जो अपने आप को मुस्लिम लीडर्स कहते हैं, मुल्ले जो है यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो तो उसी चश्मे से देखते हैं कि कौन सी ऐसी ताकत है जैसे हिंदुस्तान का जो नुकसान कर सके। और आपको मैं बता दूं कि ये अभी जो इन्होंने मीटिंग की थी वो कोलालमपुर में दिसंबर 2019 में, तो वहाँ महातीर मोहम्मद ने बोला कि ये उम्मा के लिए है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये है, समझे कि नहीं, के लिए है। लेकिन जब बात आई ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स बाय चाइना, तो ये सारे के सारे वहां बस उनके फिर वो जो आवाज जो है बिल्कुल हल्की सी हो गई, ये बिल्कुल हल्की सी हो गई उनकी। तो ये अभी हो क्या रहा है यहां पे कि ये आप जगह जगह देखोगे तुर्की की बात चल रही है। अभी आपने जामिया मिलिया में देखा, वहाँ तुर्की के फेवर में स्लोगन्स आ रहे हैं। PFI जो है वो तुर्की के फेवर में स्लोगन्स ये कर रहा है। आप ये जामिया मिलिया का आपको बताया कि हम वहाँ पे रुके, और ये तमाम मूल्य अभी आजकल इनका नया हीरो एर्दोगन बना हुआ है, और ये यहाँ पर पूरी सिग्नलिंग हो रही है, पूरी सिग्नलिंग हो रही है कि भैया तुम अपने लॉयल्टीज जो है अब सऊदी अरेबिया से अब आप शिफ्ट करो तुर्की की तरफ। पाकिस्तान में भी यही सोच है कि आप उस तरफ ये करो, ये हमारा नया रहनुमा होने वाला है। उसी सिलसिले में मैं आमिर खान की विजिट को मैं देखता हूँ, वरना अर्दगोन की पत्नी इसको एक्टर से मिलने का उसका क्या वजूद था, क्या वजह थी, और क्यों इसको इतना पब्लिसाइज किया गया, ये सिग्नलिंग है। और मुझे मालूम है कई लोग हमारे साथ जो टेलीविज़न पे आते हैं जिनका SDPI वगैरह से नाता है, वो सब अभी जब वो टर्की का दौरा करते हैं तो ये उनको लगता है कि वो पुराना जो ऑटोमन कैलिफेट जो है उसकी फिर से स्थापना होगी। इनका सऊदी अरेबिया से, इनका जो है अरब वर्ल्ड से इनका भरोसा छूट गया है, बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये हकीकत है। सिंह साहब, इस्लामिक दुनिया में उम्मा को लेकर जो बदलाव है उसका स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स पर क्या प्रभाव होगा? बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल। और देखिए, स्टेट्स में भी जो संस्थाएं हैं इस्लामिक स्टेट्स में, जैसे पाकिस्तान में, वहाँ खुद बहुत कन्फ्यूजन चल रही है कि ये जो पूरा रिकन्फिगरेशन हो रहा है, रीएडजस्टमेंट हो रहा है इस्लामिक ऑर्डर में, उसको किस तरह से उसको देखा जाए। अभी आपने पाकिस्तान में देखा, कुरैशी ने कुछ बोला, हंगामा, उसके बाद धमकी आ गई, सऊदी अरेबिया से पैसे वापस ले लिए। वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, और उनका जो ISI चीफ है, ये दोनों वहाँ गए सऊदी अरेबिया में, लेकिन मीटिंग ही नहीं हुई, उनकी मीटिंग ही नहीं हुई। उनको कोई एक जूनियर मिनिस्टर उनसे मिला। और देखिए, एक बहुत बड़ी ये बात है। पहली बात कि ऐसा माना जाता था कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो आर्सेनल है या जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट है, उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत पैसा था। दूसरी चीज़ आपने वो देखा होगा कि इन्होंने, इनकी पाकिस्तान की एक डिवीज़न होती थी उनके सपोर्ट के लिए, सऊदी अरेबिया के सपोर्ट में।
तो ये जो एंटी पाकिस्तान जो एटीट्यूड देखा जा रहा है, इसके मैं कई वो दे, अगर मान लीजिए कि कल को सुरक्षा का मतलब अगर रीजन से सऊदी अरेबिया के सुरक्षा की बात आती है, क्या वो पाकिस्तान पे फिर डिपेंड कर सकते हैं? गिवन द चाइना पाकिस्तान इक्वेशन, क्या उन पर डिपेंड कर सकते हैं? मुझे हैरानी नहीं होगी कि कल को अरब के जितने ये शेकडोम्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ले। अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई चकित होने की बात नहीं। तो आपने कहा कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में, अब ये जो हमारे मुसलमान भाई जो उम्मा के बारे में सोचते हैं, वो इनकी सोच और जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उनकी सोच में समन्वय नहीं बन रहा है। स्टेट कुछ और तरीके से सोच रहा है, स्टेट सोच रहा है स्टेट करे कि बिजनेस कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, डेवलपमेंट कहां से आएगा, मैं लोगों को रोटी कहां से खिलाऊंगा, और पहले जब खुद का पेट भरेगा तब तो मैं उम्मा के बारे में सोचूंगा। देखिए, जो इस्लाम जो है ना, वो बाकी मजहबों से, बाकी और तरीकों से और चीज़ों पे वो डिफरेंस है उसका, ऑब्वियस सी बात है कि बाकी मजहबों से वो कई तरीकों से भिन्न है, लेकिन मुख्य दो चीज़ हैं इस्लाम में, ज़कात और जिहाद। ज़कात के बिना जिहाद नहीं है, जिहाद के लिए पैसे चाहिए ना, और ज़कात जो है वो पैसे का तरीका है, तो बिना पैसे का तो जिहाद भी नहीं हो सकता है। तो आज जो स्टेट्स जो है, इस्लामिक स्टेट्स, वो अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, वो अपने भविष्य को देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी सोच अलग है, वो स्टेट्स की तरह नहीं सोचते, वहां पे कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है। वो उम्मा की सोचते हैं, वो अपने स्टेट की सोच रहा है। जो अपने अरब दुनिया के जो शेख्स हैं वो अपनी तरीके से सोच रहे हैं, ईरान जो है वो अपने तरीके से सोच रहा है वो, वरना ये अलग अलग स्टेट्स नहीं होते। तो अब है क्या कि आपको एक मिसाल के तौर पर मैं आपको भारत के संदर्भ में एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले की बात है कि अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला ने एक वक्तव्य जारी किया और उसने कहा कि जितने मुसलमान पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो लोग जिहाद ऐलान कर दें। वो कहते कि वक्त आ गया है, वो जिहाद, भारत के खिलाफ जिहाद ऐलान कर दें वो, ये CAA और NRC को लेके। तो ये है एक नॉन स्टेट एक्टर का। और मैं आपको बता दूं, अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला ने कभी भारत के खिलाफ कोई ऐलान नहीं किया था इसके पहले। तो ये नॉन स्टेट एक्टर का रिएक्शन है। आपका जो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्यों बना, वो एक नॉन स्टेट एक्टर थे, उन्होंने वो तवज्जो नहीं रखते थे जो कि ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी स्टेट का जो सोच है उससे, तो वो अलग हो गए। तो अब क्या हो रहा है कि स्टेट और नॉन स्टेट जो एक्टर्स जो हैं उनमें और दूरी बढ़ती जाएगी। और इसलिए आप देखेंगे कि मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको भी तिरस्कार कर देंगे स्टेट एक्टर्स, इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स को कभी तिरस्कार नहीं करेंगे, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो और इंडिपेंडेंट मोड में चले जाएंगे। और इसलिए आप देखिएगा कि ये जो पूरा रिकन्फिगुरेशन और रीएडजस्टमेंट जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो हो रहा है, इसके कारण स्टेट रिकन्फिगुरेशन रीएडजस्टमेंट, इसका जो असर जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स पे पड़ेगा, और नॉन स्टेट एक्टर्स ज़्यादा हावी होंगे,
नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जितनी जिहादी तंजीमें हैं उन पे उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी और उनकी जो ये जिहादी गतिविधियां हैं वो बढ़ेगी। तो मेरा ये मत है कि आने वाले दिनों में नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो और हिंदुस्तान में। और सिंह साहब, वो जिहाद करने के लिए तो फिर वही बात आ रही है ना, पैसा। नॉन स्टेट एक्टर्स के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? नहीं देखिए, एक तो स्टेट अगर सपोर्ट ही नहीं कर रहा होगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों ने अब जैसे पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद है, उसके तमाम एक नेटवर्क है, तमाम एक जिसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट इकोनॉमी। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है सर, इनको बहुत लोग हैं फंड करने वाले। उसी तरीके से बांग्लादेश में एक किताब है उसके ऊपर लिखी हुई, पूरा ये जो फंडामेंटलिस्ट इकोनॉमी, इनके बाजार हैं, इनके मॉल्स हैं, इनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कई लोग इनको चंदा देने वाले हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं वो खुद ऊपर इनको कंट्रीब्यूट ना करें, लेकिन दूसरे इनडायरेक्ट रास्ते से इनको फंडिंग की कमी कभी नहीं होगी। ये मैं इतना ये कह देता हूँ आपको। और जिस तरह से अभी जो ये इस्लामिक स्टेट का आप देख रहे हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, लोन वुल्फ अटैक हैं, और इनका तरीका बहुत वो है कि देखिए, कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं करते कभी, एक बहुत बड़ा हमला कभी नहीं करेंगे, छोटे छोटे हमले ये करते रहते हैं कि ताकि जो इंजन में है, जो जिहादी इंजन है, उसमें तेल जो है वो जाता रहे, समझे। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स में जो दूरियां जो है, मतलब कि यानी कि वो ज़्यादा ऑटोनोमस मोड में वो चले जाएंगे। सिंह साहब, मेरा आखिरी प्रश्न है, क्या इस्लामिक मजहब के ग्रंथों पर आम चर्चा होनी चाहिए? नहीं, ये आप पहले बताएं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये इनका सब कुछ अपने अंदर ही है, जो कुरान है वही है, जो इन्होंने लिखा है वही सब कुछ। नहीं, ये तो उन्होंने ऐसा बना के रखा है ना, बना के रखा है, डरा के रखा है। लेकिन अगर महाभारत की चर्चा हो, गीता की चर्चा हो सकती है, रामायण की चर्चा हो सकती है, रामचरितमानस की चर्चा हो सकती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बोल दिया, वो बोल दिया, उस पर आपको मालूम है कि नारियों के बारे में ये बोला, तो सब चीज़ पे चर्चा होती है। सीरियल एक नहीं, कई सीरियल बने, कोई ऐसे देवी देवता नहीं है जिन पर सीरियल नहीं बना। तो इस पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, और इस पे क्यों नहीं सीरियल बनना चाहिए? और आप कहते हैं कि अंदर ये कौन होते हैं, अंदर बाहर डिसाइड करने वाले ये कौन होते हैं? ये हिंदुस्तान में कुरान क्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है या नहीं? कई मदरसे हैं, गवर्नमेंट फंडेड है, क्या वहां कुरान की शिक्षा नहीं होती? तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया ना। फ्राइडे प्रेयर्स के दिन लोग इकट्ठा होते हैं, वहां जो मौलवी जो है वो कुरान पढ़ता है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ कि नहीं? जिस कुरान का हवाला देके और जिन इस्लामिक ग्रंथों का हवाला देके ये पूरा ये टेररिज्म जो चल रहा है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, क्या हमको जानने का हक नहीं है कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको इस तरीके से रेडिकलाइज कर रही? इतना रेडिकलाइज कि आपको मैंने बताया वो सादिया के केस में कि दो बार डी रेडिकलाइज होने के बाद भी वो उसने जिहादी रास्ता नहीं छोड़ा। तो क्या आपको जानने की जरूरत नहीं? और ये किसने कहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि कुरान का कोई अध्ययन नहीं कर सकता है और कुरान केवल रटने की चीज है? जैसे हमारे उसमें शास्त्रार्थ होते थे, हाँ, डिस्कशंस होती थी एक एक पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस्लामिक कंट्रीज में क्या होता होगा मैं नहीं जानता क्या होता है,
इस्लामिक कंट्रीज में तो बहुत चीज है, ब्लास्फेमी है। इस्लामिक कंट्री में ब्लास्फेमी है। आपको मालूम है पाकिस्तान में अभी ये पेशावर में क्या हुआ, और यही ये इन्होंने वही कर रखा है। 1400 साल से यही चल रहा है कि आप बोलोगे तो काट देंगे, आप बोलोगे तो काट देंगे। अब इनका राज था, इन्होंने उस समय किसी को बोलने नहीं दिया, और अब ये कहते हैं कि अगर तुमने बोला तो हम काट देंगे। ये अभी भी हो रहा है। तो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी हो सकता है, हमारे यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने खुद अपने पैसे से, हमारे हिंदुस्तान के पैसे से हमने शिया इस्लाम, सुन्नी इस्लाम, अहमदिया इस्लाम को हमने सींचा है। पहला वजह ये। दूसरा, ये पूरा ये पब्लिक डोमेन में है, ये हमारी शिक्षा नीति का हिस्सा है। और तीसरा कि आप बाइबल रखिए, गीता रखिए, कुरान रखिए, जूइश बाइबल रखिए, जैन के ग्रंथ, बौद्ध के धर्म, सब एक साथ हो। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हमारा वाला जो है इसको अलग रखो, ये तुम्हारे स्क्रूटनी के बाहर की चीज है। ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसमें यही हवाला दिया था ना इन्होंने। तो जो चीज आपको मार रही है, ये जान लीजिए, ये AK-47 से दहशत नहीं हो रहा है, ये ग्रेनेड से दहशत नहीं हो रहा है, तलवार से दहशत नहीं हो रहा है, ये दहशत जिहादी सोच से हो रहा है। और ये जिहादी सोच कहां से पैदा हुआ, हमको जानने का हक है। पचास 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए। वो किस सोच के तहत वो कश्मीर में मारे गए? 5 लाख लोगों का पलायन हुआ, वो किस सोच में के तहत किए? क्यों एक मुस्लिम भट्ट अपने हिंदू भट्ट का दुश्मन बन गया? क्यों एक मुस्लिम युवा अपनी टीचर का रेप किया? जब ये पलायन हो रहा था उस समय की बात कर रही है। क्या उस युवक को कुछ तो शिक्षा मिली होगी, लेकिन उसको क्यों नहीं उसको विद्या वो धारण कर पाया? ये सब पर हमको जानने का हक है। इस धरती पे सब कुछ डिस्कस होगा, और ये सारे जो ये हैं, क्या हमको ये जानने का हक नहीं कि गजवाए हिंद क्या है? और हम जब जानने की कोशिश करेंगे तो आप हमको धमकी दोगे कि हम बोलोगे तो हम काट देंगे। किसी ने कुछ फेसबुक पे लिख दिया, मान लो आप उस पे आप आगजनी करने लगो, खून खराबा करने लगो। अरे आपके मोहम्मद साहब जो एक पैगंबर थे, क्या वो एक फेसबुक के मोहताज रह गए? और मोहम्मद साहब के नाम पे तमाम फेसबुक पे जो इंडोक्ट्रिनेशन चल रहे हैं, उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है? ये पूरा जो ये मैंने ये रहमान से लेके और सादिया से लेके और ये अब्दुल रशीद से लेके जैनाब से लेके अहीना बेग से लेके जितने लोगों की मैंने बात की, सिराजुद्दीन तक, इनमें ये सब ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है। वही जिस चीज के खिलाफ इन्होंने बंगलुरु में वो किया, उन्हीं का ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तब तो इस तरीके से दूसरे जो मजहब के लोग हैं या जो धर्म के लोग हैं, उनको तो पूरा हक बनता है पूरे हिंदुस्तान में मतलब आग लगा देना, क्योंकि वही जरिया आपने बनाया है। पहले काफिरों का बनाया हुआ लाउड स्पीकर आपने इस्तेमाल किया कश्मीर की घाटी में, क्योंकि उस समय काफिरों ने शायद इजाद हो गया होगा मोबाइल फोन्स का 90s में, अर्ली वो 90s, लेकिन अभी वो उसका प्रोलिफरेशन नहीं हुआ था। तो आपने पहले काफिरों का बनाया हुआ लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया मस्जिदों से लोगों को धमकी देने के लिए, और आज आप फिर काफिरों का बनाया हुआ वो जो आपका मोबाइल फोन है, सेल फोन है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो लोगों को डराने के लिए और धमकाने के लिए और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को भगाने के लिए।
आपको तो सब कुछ मिला विरासत में, आप तो कहते हो, तो फिर आपका काफिरों को बनाया हुआ चीज इस्तेमाल क्यों? कि तेल निकल गया, तेल निकालने की विधि नहीं आती है। AK-47 काफिरों का बनाया हुआ है, हर कुछ काफिरों का बनाया, ये सेल और ये। और आज आप बस आपको बस एक ही कला आपको सिखाया है कि काट दो किसी को, या नहीं तो अपने आप को उड़ा दो। तो इसलिए ये हिंदुस्तान है। बाकी जगह पे इस्लामी मुल्क में एक छोटी सी बात बताता हूं आपको कि अगर आपने किसी लड़की ने मुसलमान से शादी की, पाकिस्तान की बात करो, तो इसका मतलब उसका निकाह हुआ है, ऑटोमेटिकली वो मुसलमान हो गई। अगर वो इस्लाम से दूसरे फेथ में आना चाहती है तो उसके लिए मौत की सजा है। और ये इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक बार इस्लाम को फोल्ड में आ गए तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो क्या आप ये चीज हिंदुस्तान में भी लागू करेंगे? तो इसलिए यह हिंदुस्तान है, यहां सब पढ़ा जाएगा, हर चीज पर डिस्कशन होगा, हर चीज का विश्लेषण होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये दिमाग पे वो पर्दा डाल के ना जिए। हर चीज इवॉल्व करता है इस दुनिया में, हर चीज, इवन साइंस इवॉल्व करता है। कई साइंटिफिक, अब जैसे कोरोना जैसी वो ले लो, हर दिन नई चीजें आती हैं, ये है, इसका ये स्ट्रेन है, ये कारण नहीं है, वो कारण है। अभी तक जिसको आप विज्ञान बोलते हैं, अभी तक वो भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन डिस्कशन जारी है, तो इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। जैसे प्रजातंत्र पे होता है, समाजवाद पे होता है, वामपंथ पे होता है, सब चीज पे डिस्कशन होता है। ये किसने कह दिया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपके बहुमूल्य विचारों के लिए। मुझे अच्छा लगा आज आपने बहुत अच्छे सवाल हमसे पूछे हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। और मुझे वो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स वाला सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था वो सवाल। धन्यवाद।